हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास हुई थी फॉरेंसिक साइंस में इंट्रोडक्शन बताया था कि फॉरेंसिक साइंस क्या है, न्याय आयुर्विज्ञान किसे कहते हैं, क्या कारण है न्याय आयुर्विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, उसका उद्देश्य क्या है। अब आपका नेक्स्ट टर्म पे है कि न्याय आयुर्विज्ञान में क्या कोई जो आपके न्यायालय हैं, क्रिमिनल न्यायालय हैं, उनकी क्या प्रक्रिया क्या न्याय विज्ञान में हो सकती है। तो लीगल प्रोसीजर इन क्रिमिनल कोर्ट, ये हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपराधिक न्यायालय है उसकी क्या प्रक्रिया होगी कि न्याय आयुर्विज्ञान की सहायता से उसमें उपचार दिया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसे कुछ केसेस होते हैं जब कॉज ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का कारण नहीं पता चलता है, तो आपराधिक न्याय प्रशासन में चिकित्सीय साक्ष्य का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कई मामलों में जैसे चिकित्सीय साक्ष्य अपराध व अपराधी तक पहुंचने में सार्थक सिद्ध होती है, जैसे हत्या में अप्राकृतिक मृत्यु, बलात्संगन, अप्राकृतिक मैथुन, मारपीट, अपहरण, व्यवहार, आत्महत्या। बहुत सा तो किसी की हत्या करने की कोई प्रयत्न कर रहा है तो इसमें जो है चिकित्सक सहायता के द्वारा ही न्यायालय उसमें जो है उपचार प्रदान करती है। ऐसे मामलों में चिकित्सक अधिकारों को न्यायालय में उपस्थित होकर के साक्ष्य देना होता है। अतः चिकित्सीय अधिकारी को लिए न्यायालयों तथा न्यायालयों की प्रक्रिया का ज्ञान होना अति आवश्यक कहा गया है। अब चिकित्सीय आपकी जो है न्यायालय प्रक्रिया में कि आपकी जो न्याय विज्ञान में अगर न्यायालय प्रक्रिया की जा रही, न्यायालय प्रक्रिया में जो है चिकित्सक का उपस्थित होना आवश्यक है। तो इसमें कहा गया कि भारतीय दंड न्यायालय और उनकी शक्तियाँ क्या होगी कि न्यायालय कौन सा न्यायालय कौन सा दंड दे सकता है। आपके जो टॉपिक में होगा सिलेबस में 9th सेमेस्टर में फॉरेंसिक साइंस में आपका एक यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है लीगल प्रोसीजर इन क्रिमिनल कोर्ट, वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें आपके भारतीय दंड न्यायालय और उनकी शक्तियाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 6 to 23 तक विभिन्न प्रकार के आपके दंड न्यायालय का उल्लेख किया गया है कि भारत के दंड न्यायालय शक्तियाँ बहुत फर्स्ट आपका सबसे उच्चतम जो न्यायालय है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय की में आपका जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा महानगर क्षेत्र में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा महानगर क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या कार्यपालक जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स जो होते हैं कि आपके भारत के दंड न्यायालय के अनुसार उनको निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय कितनी शक्ति दी गई है? उच्चतम न्यायालय जो हमारे भारत में एक ही है जो दिल्ली में है और दिल्ली और इस देश का सर्वोच्च न्याय प्राधिकरण है। इसका कार्य पर्यवेक्षणात्मक और उसके द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होती है। यह किसी भी प्रकार का दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, यह न्यायालय हर राज्य की राजधानी में स्थित होता है और उस राज्य का सर्वोच्च न्यायाधिकरण होता है। यह न्यायालय किसी भी प्रकार के अपराध का मुकदमा ले सकता है और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश भी दे सकता है। थर्ड आपकी जो कोर्ट है उससे लोअर कोर्ट है, सत्र या सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय जिसे कहते हैं। हर जिले में एक आपका जिला न्यायालय स्थित होता है, इसीलिए जिला और सेशन न्यायालय में कहते हैं। इस प्रकार के अपराध कोई भी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। विधि द्वारा प्राधिकृत सभी दंड का ये न्यायालय दे सकता है, मृत्युदंड भी दे सकता है, जो हम उच्च न्यायालय में पुष्टिकरण के लिए अधीन है। सहायक सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत सभी दंडादेश दे सकता है। उसके बाद में जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से अवधि का भी कारावास वो सहायक सेशन न्यायाधीश दे सकता है। सेकेंड है मजिस्ट्रेट न्यायालय। थर्ड नेक्स्ट आपका उससे लोअर कोर्ट कौन सी होगी? मजिस्ट्रेट न्यायालय। उसकी अध्यक्षता मजिस्ट्रेट करते हैं। मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट। प्रत्येक जिले में जो कि महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट जितना राज्य सरकार
उचित समझे उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त कर सकेगा। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। प्रत्येक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से आवश्यकता अनुसार द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियुक्त कर सकता है और जो भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार होंगे उनके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। अब कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसके भार साधन में जिला या दंड उपखंड जिला या उपखंड के मजिस्ट्रेट के समान ही अधिकार होते हैं। विशेष जैसे विशेष स्पेशल जो जज होते हैं विशेष कार्यों के लिए महानगर न्यायिक और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट विशेष रूप से नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे दंगों के फलस्वरूप अनेक गिरफ्तारी होती है, व्यक्तियों के पद में ऐसे समय नियुक्त किए जाते हैं। नियमित रूप से नियुक्त मजिस्ट्रेट इस अतिरिक्त कार्य के भार संभालने पर समर्थन अथवा जांच को भी कोई निश्चित अवधि सीमा नहीं है। मजिस्ट्रेट किसी भी वर्ग के भी हो सकते हैं। जैसे आपका है आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए किशोर अपराधों की जांच के लिए किशोर न्यायालय के मजिस्ट्रेट प्रायः स्त्रियां नियुक्त की जाती हैं। ऐसे किशोर अपराधी को 16 वर्ष के नीचे हैं आयु के होते हैं। विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश। विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश क्या है? मैक्सिमम का दंड इसमें प्रावधान दिया गया है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठिन या सादा कारावास, संपत्ति से भी आपका जो है उसमें दंड की व्यवस्था की गई है। संपत्ति सीज कर दी जाती है, पेनाल्टी इस पे जुर्माना लगाया जाता है। किशोर अपराधियों के लिए उपचार, प्रशिक्षित और पुनर्वास का भी इसमें दंड का प्रावधान दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यायालय की प्रक्रिया। चिकित्सक को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के द्वारा सम्मन इशू किया जाता है। किसको इशू किया जाएगा? चिकित्सक अधिकारी को सम्मन भेजा जाएगा कि आपको न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत होना है। सम्मन एक ऐसा दस्तावेज है जिसे किसी व्यक्ति को न्यायालय में दंड व्यवस्था के अंतर्गत साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाता है। यह न्यायालय द्वारा भेजा जाता है, जिसकी 2 प्रतिलिपियां होती हैं। न्यायालय के पीठासीन प्राधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। वह साक्षी के पास पुलिस अधिकारी, न्याय प्राधिकारी, किसी लोक अधिकारी द्वारा भेजा जाता है। साक्षी उसकी प्रतिलिपि ले लेता है, दूसरी प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करके रसीद के रूप में लौटा देता है। जब किसी साक्षी को सम्मन किया जाता है तो वह ठीक समय पर न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है, साक्ष्य देना पड़ता है और न्यायालय द्वारा निर्देशित आवश्यक दस्तावेज तथा अन्य समर्थन देकर आना पड़ता है। किसी विशेष कारण के बिना सम्मन की आज्ञा न पालन करने पर साक्षी को सिविल मुकदमे की नुकसानी, जुर्माने और दांडिक मुकदमों से अर्थदंड, कारावास की सजा भी दी जा सकती है। दांडिक और सिविल न्यायालय में पहले दांडिक न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको किसी एक चिकित्सक को दोनों न्यायालय में प्रस्तुत होना है तो उसमें किस न्यायालय के अनुसार कहा गया है कि आपको पहले दांडिक न्यायालय में उपस्थित पहले होना आवश्यक है। यदि 2 सम्मन एक दिन में आ गया है तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है उस वहाँ पर उपस्थित उस न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है। दूसरे कोर्ट में वो आप जो है इन्फॉर्मेशन देना अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। साक्षी की परीक्षा कैसे ली जाती है? जब साक्षी चिकित्सा जो भी आपका चिकित्सक अधिकारी है न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हो जाता है तो उसका परीक्षण किया जाता है। चिकित्सक अधिकारी का परीक्षण को 3 स्टेज होती है। पहला क्या होता है आपका एग्जामिन इन चीफ किया जाएगा परीक्षा। सेकेंड क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा। थर्ड आपका है री-एग्जामिन पुनः परीक्षा। एग्जामिन इन चीफ, एग्जामिन मुख्य परीक्षा का पक्ष द्वारा की जाती है। इसके में साक्षी को बुलाया जाता है। ऐसा पक्ष अभियोजन पक्ष भी हो सकता है और बचाव पक्ष भी हो सकता है। मुख्य परीक्षा में सामान्यतः सूचक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सूचक प्रश्न क्या है? सूचक प्रश्न जो है इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। क्रॉस एग्जामिन में आ जाइए। मुख्य परीक्षा के बाद विपक्ष द्वारा प्रति परीक्षा की जाती है। प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रति परीक्षा मीन्स आपका क्रॉस एग्जामिन। इसमें विपक्ष साक्षी के भ्रम को डालकर सच्चाई जानने का प्रयास करता है, जिससे इसे जिरा भी कहा जाता है। री एग्जामिनेशन,
अंततः साक्षी की पुनः परीक्षा की जाती है या की जा सकती है। पुनः परीक्षा उस पक्ष द्वारा की जाएगी जिसने साक्षी को बुलाया तथा मुख्य परीक्षा की है। मुख्य परीक्षा की आवश्यकता तब पड़ती है जब प्रति परीक्षा में कोई नई बात या संदिग्ध बात आ जाती है। इस संदिग्धता को दूर करने के लिए पुनः परीक्षा की जाती है। कोर्ट क्वेश्चन, अब जब ये 3 एग्जामिन हो जाते हैं, किसी साक्षी को बुलाया गया न्यायालय में, जैसे चिकित्सक अधिकारी को बुलाया गया है जो मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, डेथ सर्टिफिकेट दिया है, कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट दिया है, तो उसको न्यायालय में अगर उपस्थित हुआ है तो कोर्ट भी उससे क्वेश्चन कर सकती है। न्यायालय सुसंगत तथ्य रेलेवेंट फैक्ट जो होगा पता करने के लिए, उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी या पक्षकार से कभी भी सुसंगत विसंगत तथ्यों के बारे में कोई भी प्रश्न किया जा सकता है और कोई भी पक्षकार ऐसे प्रश्नों के आधार में उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा। आपका जो ये टॉपिक मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर एंड देयर कोर्ट्स पावर, लीगल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में आपका फर्स्ट टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स है। नेक्स्ट आपका है क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपका है एग्जामिनेशन एंड विटनेसेस। ये 1 टॉपिक मैंने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मेडिकल एविडेंस। मेडिकल में चिकित्सीय साक्ष्य, उसका क्या फॉरेंसिक साइंस में वैल्यू क्या है, किस तरीके से न्यायालय में फॉरेंसिक साइंस में उसका वैल्यू दिखाया गया है, ये मैं आज आप लोग को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।